हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए स्टार्ट किया जाए फ्रिक्शन पार्ट 2। तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका फ्रिक्शन पार्ट फर्स्ट खूब अच्छी तरह से जम करके पूरा फर्स्ट क्लास से तैयार हो गया होगा। ठीक है। पार्ट 1 में क्या था? थ्योरी। फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, हाँ, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और अब उसका यूटिलाइजेशन यानी कि न्यूमेरिकल्स। ठीक। तो P100 फिजिक्स और मैं STP सर आपका। ओके, फैंटास्टिक। तो चलिए आइए तो स्टार्ट किया जाए फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में अब हम आपको सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स। तो कल हम लास्ट में पहला पार्ट 1 वीडियो नंबर 1 में यानी कि एपिसोड 1 में हमने आपको बताया था कि कैसे आप कहीं पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैसे निकालिएगा। ठीक, कहीं पर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या करिएगा, पहले चेक करना होगा कि बॉडी मोशन में है या बॉडी मोशन में नहीं है। तो ये सब बातें क्लियर हो गई है आपकी। चलिए अब आइए इसके बाद एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दें। नंबर फर्स्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफएस क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब आप कहीं किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी को मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो जब तक वह वस्तु रेस्ट में रहती है, मोशन में आने के पहले तक का जो फ्रिक्शन होता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। एफएस से रिप्रेजेंट करोगे, क्या लिखेंगे आप? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और जब तक बॉडी मीन्स कि यह एफएस का मान जब तक एफएल की वैल्यू जब तक मीन्स एफएस की वैल्यू जब तक एफएल से कम होगी तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा तब तक। ओके, नंबर पहला पॉइंट मीन्स इस समय, ऐसे समय में, अंडर दिस कंडीशन जो आप फोर्स लगाते हैं वही एफएस की वैल्यू बन जाती है। एफ ए बराबर एफएस। याद आया? कल का पार्ट 1 खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, पार्ट 2 के पहले। नंबर सेकेंड, जब कभी लगाया गया फोर्स एफ ए एफएल के बराबर होता है, एफएल के बराबर हो जाता है। क्लियर? और इसमें अभी क्या रहा है? इसमें अभी रहा है लगाया गया फोर्स एफ ए का मान एफएल से कम है। तो एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, एफएस का मान यानी कि एफएल से कम है, या यूँ कहें कि एफ ए का मान एफएल से कम है, तो एफ ए बराबर एफएस हो गया। लेकिन जब एफ ए बराबर एफएल हो गया, जब ये दोनों फोर्स बराबर हो गए, तो जब ये दोनों फोर्स बराबर हो गए तब क्या हुआ? तो बॉडी हिलती डुलती है ना, तो जस्ट अबाउट टू मूव। क्लियर? और नंबर 3, क्या? जब एफ ए का मान एफ एल से ज़्यादा हो जाता है तब क्या होता है भाई? इसे क्या कहते हो? एफ ए बराबर एफ एल हो गया। अच्छा, इसको क्या कहते हो? एफ एल लेस देन एफ एल पे क्या कहोगे कि एफ ए ग्रेटर देन एफ एल पे क्या कहिएगा? जब एफ एल क्या है? एफ एल क्या बेटा? एफ एल इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मीन्स क्या कहते हैं आप कि एफ एल को क्या कहते हो? एफ एस मैक्स। हो गया? चलिए, जब एफ ए का मान एफ एल से ज़्यादा होगा तो वस्तु मोशन में आ जानी है ना, बॉडी विल कम्स इन मोशन। तो वस्तु क्या होगी? मोशन में आ जाएगी। और ऐसे समय फ्रिक्शन फोर्स क्या कहलाएगा? तब ऐसे समय फ्रिक्शन फोर्स, बोलिए जल्दी, क्या कहलाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। काइनेटिक
फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा ना। तो यह एक समरी, यानी कि नंबर 1 पे आपको चेक करना होगा जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, तो नंबर 1 पर चेक करना होगा कि उसका FL कितना है, यानी कि FES मैक्स का मान कितना है। FL बराबर FES मैक्स, FL बराबर FES मैक्स। तो सबसे पहले ये काम निकालेंगे, फिर देखेंगे कि जो लगाया गया फोर्स उससे कम है कि उसके बराबर है कि उससे ज़्यादा है। यदि उससे कम हुआ, क्या यदि उससे कम हुआ, यदि FL से कम हुआ तो बॉडी रेस्ट में रहेगी ना। FES स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा, तो FR क्या कहलाएगा, FES यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और इसमें बॉडी क्या बनी रहेगी, बॉडी रेस्ट में बनी रहेगी, बॉडी विल बी इन रेस्ट। तो बस तो रेस्ट में बनी रहेगी। तो बस देखिए, तो अब जब लगाया गया फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स FES कहलाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा FES लेस देन FL। इस कंडीशन में होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, बस तो रेस्ट में रहेगी। जब बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, देखिए ये 2 नंबर है, 2 नंबर यहाँ लिख दीजिए। जब बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, तो देख रहे हैं जब बराबर हो जाएगा तो जस्ट अबाउट टू मूव, यानी बॉडी हिल डुल रही होगी। जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, बॉडी मोशन में आ जाएगी। तो ये कल लास्ट में हम लोग पार्ट नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे देखा जाए और क्या है इसमें, ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आज लेने जा रहे हैं इस एपिसोड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रिक्शन का लिए ले जा रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए अब यहाँ पर कहते हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन पार्ट 1 को खूब अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरी थ्योरी पार्ट 1 में दी हुई है, पूरी थ्योरी है पार्ट 1 में। अच्छी तरह से पढ़ डालिएगा कि नेचर क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कैसे राइज होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, मीन्स सब कुछ बहुत ज़बरदस्त पार्ट 1 है। चलिए अब यहाँ न्यूमेरिकल, तो पहले एक पॉइंट कर लिया जाए अभी, क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक पॉइंट कर दिए, हेडिंग डाल दीजिए, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। चलिए सपोज करिए कि यह एक ब्लॉक है, यहाँ पे रखा हुआ था, इसका वेट नीचे काम कर रहा है mg, हमने इस पे एक फोर्स लगाया है, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा जानते ही हैं। कॉन्टैक्ट सरफेस के पैरेलल हमेशा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, पैरेलल। और ये है अप्लाइड फोर्स, जस्ट अपोजिट काम करेगा लगाए गए फोर्स के। अब ये नॉर्मल फोर्स, तो हमेशा FR और N इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर होगा, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट, इन दोनों का नॉर्मल एंड फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। तो F डैश इक्वल टू अंडर रूट क्या, FR स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। इस समय ये जो एंगल होता है ना, दिस एंगल इज, तो दिस एंगल इज थीटा। हाँ क्या होगा, अब या देखिएगा भाई, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन R, एंगल ऑफ रिपोज, इसी का नाम है बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज। किसके बीच का, किसके बीच का, इसके और इसके बीच का, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल के बीच, है ना। चलो ये वाला एंगल, ये क्लियर। अब देखो tan थीटा का मान निकाल दीजिए। tan थीटा देखिए कितना होगा, मन में से सोचिए, दिस, ये दोनों पैरेलल है, तो FR बटा N हो जाएगा ना, तो FR अपॉन N हो गया। अच्छा जानते हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है, FR मीन्स म्यू N अपॉन N, N से N कैंसिल,
क्या मिला, क्या मिला, tan थीटा बराबर म्यू। तो थीटा बराबर क्या हुआ, tan इनवर्स म्यू। ओके, अब इस एंगल का क्या विशेष महत्व है, इस एंगल का क्या विशेष महत्व है बेटा। तो इस एंगल का विशेष महत्व ये है कि इस एंगल पर जब थीटा का मान इतना होगा तो वस्तु हिल डुल रही होगी, यानी कि वही कौन सा कंडीशन है, इसी कंडीशन को ना हम लोग कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट। क्या था, यह एक ब्लॉक था। ओके, ये एंगल था, मास इसका m था, नॉर्मल एंड यही वह पॉइंट है जिसको कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट। मीन्स कि बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, वस्तु क्या हो रही है, हिल डुल रही है। ओके, चलिए, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, क्लियर। आइए फटाफट आगे बढ़ा जाए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने जा रहा हूँ, क्लियर। ये लगभग 1.25 से 1.5 घंटे का एक एपिसोड होगा बेटा। इसमें आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल ही नीट या आईआईटी में बिल्कुल ही फिक्स। चलिए अच्छी तरह समझिएगा ठीक से। आइए, अब लिया जाए, अब हम पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और तब फिर उसके बाद देखा जाएगा बड़े न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे। पहले सिंपल क्वेश्चन आइए मैं समझाता हूँ कि इसका क्या कंसेप्ट है। चलिए, तो एंगल ऑफ रिपोज है बेटा, थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है हम लोगों की फ्रिक्शन की, ठीक। चलिए आइए और देखते हैं। अब पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाए पहले। चलो बेटा, ये है, सपोज करिए कि 5 kg का एक ब्लॉक है, एक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है। और आप इस पे फोर्स लगाए हुए हैं 10 न्यूटन का फोर्स आप लगाए हुए हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया है म्यू के बराबर 0.4 और म्यू एस बराबर 0.8 इस सरफेस पर। आपसे दो बातें पूछी जा रही हैं। नंबर एक फ्रिक्शन फोर्स पूछा जा रहा है कितना है। नंबर दो, सॉल्व करिए मेरे जो मैं क्वेश्चन दूँ तुरंत आप सॉल्व करिए। नंबर दो बेटा क्या है, एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन बताना है, ठीक। चलिए, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए दूसरा ले लेता हूँ यहीं पर। अभी मैं आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही ज़मीन से आसमान में पहुंचा दूंगा, बस क्वेश्चन को सिस्टमैटिक समझते जाइएगा केवल। ये हाँ, वही 5 kg का ब्लॉक बेटा, 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ हमने फोर्स लगाया है 80 न्यूटन का, ठीक। चलिए, यहाँ पर भी वही दो बातें। नंबर एक पे बताना है FR क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। नंबर दो पर बताना है एक्सेलरेशन। जल्दी से नोट करिए मेरे साथ, एक्सेलरेशन बताना है। और यही क्वेश्चन एक बार फिर, चलिए यही क्वेश्चन एक बार फिर ले लीजिए। वही 5 kg का ब्लॉक है, वही 5 kg का ब्लॉक है, ठीक। और अब यहाँ पे फोर्स लगाया गया है ना। हाँ, यहाँ पर भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वैल्यू वही है, म्यू के बराबर 0.4 और म्यू एस बराबर 0.8 है, ठीक। नोट करें दोनों क्वेश्चन। तीसरे पर आ जाइए। तीसरे पर म्यू के का मान 0.4 और म्यू एस बराबर है 0.8, ओके। और हाँ, और हम लोग का अब यहाँ पर आपने फोर्स लगा दिया है 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है। फिर वही बात, FR क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, क्लियर। चलिए सॉल्व करेंगे, आप करिए। तीनों क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए तुरंत। आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए हमने 3 क्वेश्चन देखिए लिया है
और तीनों को हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ये आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरी फिजिक्स, एक एक चैप्टर करके क्या होगा, पूरी फिजिक्स आपके मुट्ठी में, आपके ग्रिप में। तो नीट आपकी मुट्ठी में ना, P100 फिजिक्स। ओके, चलो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जल्दी करिए फास्ट। अब मैं कर रहा हूँ, आंसर मिलाइए। आइए मैं कर रहा हूँ, आंसर मिलाइए। चलिए मैं कर रहा हूँ बेटा, अब इसको आंसर मिलाएंगे आप अपना। क्लियर? चलिए देखिए, पहला पार्ट, पहला काम, सबसे पहला स्टेप होता है एफएस मैक्स, यानी कि एफएल क्या होता है, एफएस मैक्स होता है। क्यों? क्योंकि लगाया गया फोर्स जब तक एफएल से ज़्यादा नहीं होगा तब तक बॉडी मोशन में नहीं आती है। ओके, बॉडी को मूव कराने के ज़रूरी है क्या, एफएल का मान, लगाए गए फोर्स का मान एफएल से ज़्यादा हो, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम देखा जाए कि एफएल की वैल्यू कितनी है। और जानते हो, पीछे पढ़ चुके हैं कि हमेशा ही फ्रिक्शन फोर्स कोई भी हो, हमेशा वह फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल होता है, हमेशा यही होता है। ठीक, अब सबसे पहले चेक आप स्टैटिक से करेंगे तो देखिए स्टैटिक का मान 0.8 दिया हुआ है, तो 0.8 एफएस बराबर, पहले वैल्यू फार्मूला लिख दूँ, एफएस बराबर क्या हुआ, म्यूएस इंटू एन। म्यूएस ही रहेगा, नॉर्मल हमेशा चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। आपको देखना होगा कि उस क्वेश्चन में नॉर्मल फोर्स कितना है। तो यहाँ पर ये mg नीचे काम कर रहा है, नॉर्मल किधर है, ऊपर। तो n बराबर क्या मिला आपको, n बराबर mg, n बराबर क्या मिला, mg। कैसे पता चला कि n बराबर mg होगा, mg डाउनवर्ड, नॉर्मल ऊपर हमेशा जानते हैं, 90 डिग्री पर हमेशा, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के 90 डिग्री पर, इसलिए नाम इसका है नॉर्मल। बॉडी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो ऐसा तभी होगा, इसे कहते हैं वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ऐसा तभी होता है जब ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं, n बराबर mg, n बराबर mg। तो μs और n बराबर mg। नाउ पुटिंग वैल्यू दिस, μs, नाउ पुट द वैल्यू 0.8, m इज 5, g इज 10, 10 से मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन। माइंड हियर द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज द 40 न्यूटन बट अप्लाइड फोर्स इज ओनली 10 न्यूटन। क्या हुआ क्या बॉडी मूव करेगी, कदापि नहीं करेगी। इससे ज़्यादा होना चाहिए, 40.1 हो तब भी बॉडी मूव कर जाएगी, लेकिन चूँकि 40 से कम है बॉडी मूव नहीं करेगी। तो जब नहीं करेगी तो पहला आंसर फ्रिक्शन फोर्स का मान कितना हुआ। तो ऐसे अवस्था में, ऐसे सिचुएशन में जब बॉडी मूव नहीं करती है तो जो आप फोर्स लगाए हुए होते हैं, जो आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, वही क्या बन गया, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो वही फ्रिक्शन फोर्स बन गया। कितना फ्रिक्शन फोर्स हुआ, 10 न्यूटन, पहला आंसर। दूसरा आंसर, एक्सेलरेशन कितना हुआ, ए बराबर 0 हुआ। क्यों? क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं की तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगा। फैंटास्टिक, क्लियर हो गए। हाँ बिल्कुल, ये एकदम सिंपल वे में पूरे चैप्टर पे कमांड करिए, आसानी से पहले थ्योरी पूरा पढ़ डालिए। पार्ट 1 फ्रिक्शन पार्ट 1 अच्छी तरह से ज़बरदस्त पहले तैयार कर लीजिए, बहुत ही अच्छी तरह से एक एक लाइनों से तैयार कर लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 पर आइए, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 सिस्टमेटिक आएगा। तैयार करते चले जाइए, पूरा चैप्टर की कमांड हो जाएगा। हो गया, क्लियर हो गए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हटा दिया जाए इसे, बेटा हो गया पहला सबका। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ऐसे ही अब आप कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन अपना कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना आ रहा है। आइए,
2 नंबर पर पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन करने का, एफ की वैल्यू निकालना होता है। कितना होता है? म्यू एस एन बराबर, यहाँ भी वही है, एम जी एन बराबर हमेशा एम जी नहीं होता है आपको, इसलिए ये नहीं फिक्स है कि एन बराबर एम जी ही रहेगा, है ना। डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट वैल्यू जाती हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हमेशा वही रहेगा। यहाँ भी वही एन बराबर एम जी, यहाँ भी होगा, जहाँ अभी आएगा क्वेश्चन अलग अलग। यहाँ पर भी एन बराबर कितना है? एम जी। ठीक, अब आइए, तो एन बराबर एम जी, तो एफ एल बराबर क्या हुआ? म्यू एस एम जी। एफ एल क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। एफ एल बराबर म्यू एस, देखिए दिया हुआ म्यू एस। यदि म्यू एस और म्यू के अलग अलग ना हो, एक ही वैल्यू म्यू दिया हुआ हो, तो वही म्यू एस रहेगा और वही म्यू के रहेगा, तब 2 नहीं रहेगा, तब एक ही रहेगा। और जब 2 रहेगा तो दोनों को यूज करेंगे। म्यू एस दिया है, एफ एल को निकालते समय हमेशा म्यू एस यूज करेंगे, कभी भी म्यू के यूज मत करिएगा। म्यू एस हमेशा स्टैटिक वाला, ये हमेशा ज़्यादा वाला होगा। तो 0.8 मास 5 जी 10, एफ एल कितना हुआ बेटा? 10 मल्टीप्लाई की 8 हो गया, गुणे 5 यानी कितना हो गया? 40 न्यूटन, 40 न्यूटन हो गया, 40 न्यूटन हो गया। और आपने लगाया कितना है? 80 न्यूटन। फैंटास्टिक। यहाँ पर मोशन होगा कि नहीं? पक्का होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। अब पूछा है फ्रिक्शन फोर्स ना। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स में अब यहाँ 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि बॉडी मोशन में आ रही है ना। तो एक कौन? एक मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू एफ एल। तो एफ एल तो आपने निकाल दिया, ए फ्रिक्शन तो हो गया। अब कहेंगे कि एफ के बॉडी मोशन में है, तो इससे 2 फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। एक तो बॉडी मोशन में आने के पहले, और एक जब बॉडी मोशन में आ गई तब। तो आने के पहले तो 40 न्यूटन हो गया, और अब कितना होगा मोशन में आने के बाद? तो आप कहेंगे कि एफ के बराबर हाउ मच? म्यू के एम जी। अब यहाँ म्यू के एन का मान एम जी है, म्यू के का मान रख दीजिए। देखिए कितना दिया? 0.4 दिया है, 0.4 इंटू एम 5 है और जी है 10, तो ए कितना होगा? 4 गुणे 5 20 न्यूटन। तो अब यहाँ पूछा गया फ्रिक्शन फोर्स का मान बताओ, तो आप कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स के 2 मान होंगे, एक होगा स्टैटिक और दूसरा होगा काइनेटिक। स्टैटिक बराबर कितना आया? 40 न्यूटन। काइनेटिक बराबर कितना आया? 20 न्यूटन। सॉल्व। पहला पार्ट हो गया, देखो हो गया सबका। चलिए अब आ जाइए, अब एक्सेलरेशन पे चलते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट, एक्सेलरेशन कितना हुआ जब बॉडी मोशन में होती है। अब देखिए पहली बार आपके सामने आ रहा है एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो जब बॉडी मोशन में आ जाती है ना, ये हटा दें, नोट कर लिए होगा, क्वेश्चन नोट होगा आपके पास। चलिए देखिए, तो जब बॉडी मोशन में आ गई ना, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? ठीक, देखिए ए बराबर कितना होता है? हमेशा ए बराबर लगाया गया फोर्स एफ ए माइनस, अब यहाँ पर बॉडी मोशन में आ चुकी है ना, तो अब यहाँ पर कहेंगे एफ के, एफ एस नहीं एफ के, ध्यान दीजिए यहाँ। एक्सेलरेशन बराबर एफ ए माइनस एफ के। एफ ए क्या है? लगाया गया फोर्स, अप्लाइड फोर्स। एफ के क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स अपॉन मास एम। दिस इज द फार्मूला, नोट करिए, रेड पेन से नोट करिए अलग से। एक्सेलरेशन बराबर एफ ए माइनस एफ के बाई एम। ये कब होगा? बॉडी मोशन में आ गई होगी तब। तो ए बराबर एफ ए कितना लगाए हैं? 80 न्यूटन माइनस एफ के भी निकाले ही हैं 20 न्यूटन, तो माइनस 20 न्यूटन अपान मास कितना है? 5 न्यूटन। सॉल्व करिए। ए बराबर 80 में से 20 माइनस करिए, 60 हो गया, बटे 5 हो गया, मीन्स कितना? 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर? 80 में से 20 माइनस कर दिया बेटा, 60 हो गया, अपन 5 kg मास है उसका, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 फ्रिक्शन थे, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का मान बताना था और दूसरा बताना था काइनेटिक, यानी कि दोनों दिखाना है कि बॉडी का लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ये होगा और
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ये होगा। हो गया, आइसोलेशन निकाल दिया आपने, फार्मूला नोट किया आइसोलेशन का ठीक से। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, 3 नंबर क्वेश्चन। वही चीज़ सब कुछ वैसे ही इसमें भी है, तो 3 नंबर में क्या होगा ये देखा जाए। 3 नंबर में जस्ट वैसे ही। अब पहला बात, फर्स्ट पॉइंट क्या है उसमें, चेक करिए कि बॉडी मोशन में है या मोशन में नहीं है। पहले चेक करिए। चलिए बॉडी मोशन में है कि नहीं, क्या करेंगे चेक करने के लिए? ठीक वही काम, FAL बराबर क्या होता है? FAL FS मैक्स वैल्यू होती है। तो FAL की वैल्यू कितनी हुई भाई? FAL की वैल्यू फिर वैसे ही, सब कुछ वैसे ही, μs mg। FAL बराबर μs मीन्स हाउ मच, वैल्यू पुट करिए 0.8, वही वैल्यू है सब कुछ। m 5 ही है, ये 10 है, तो FAL बराबर देखिए 8 40 हुआ, 40 न्यूटन। 40 न्यूटन हो गया। अच्छा चलिए, अब पहला फ्रिक्शन फोर्स पूछा है, तो पहला फ्रिक्शन तो ये हो गया। अब बॉडी मोशन में आ गई, तो जब बॉडी मोशन में आ गई तो ये F के होना है अब F के बराबर क्या, म्यू के mg। ना n का मान रखा, म्यू के की वैल्यू देखिए 0.4 है, m5 g10 कितना हो गया, कितना हो गया, 4 और 5 20 हो गया, 20 न्यूटन। तो 2 फ्रिक्शन का मान आया, एक 40 न्यूटन और एक 20 न्यूटन। और अब बात रही है एक्सेलरेशन की, नो प्रॉब्लम। देखिए अब एक्सेलरेशन की वैल्यू जानते ही हैं, FA लगाया गया माइनस FK। एक्सेलरेशन निकालते समय हमेशा FK लिया जाएगा अपान मास m। ए बराबर या FA की वैल्यू लीजिए, वहाँ से देखिए कितना है, 100 न्यूटन लगाए हुए हैं, 100 ना माइनस FK 20, मास कितना बेटा, मास है 5। ए बराबर 100 में से 20 निकालिए, 80 हुआ, ये 5 हुआ, कट गया 16, ए की वैल्यू कितनी आई, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फैंटास्टिक। तो ये था स्टार्टिंग का कंसेप्ट, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करिएगा। हो गया। अब आइए अगले पॉइंट पर हम ले चलते हैं। अब आपको मैं आपका ना पूरा फ्रिक्शन का कंसेप्ट मैं आपको इतना ज़बरदस्त बनाने जा रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता आपसे। बस अच्छी तरह समझिएगा। यहाँ तक हो गया होगा पक्का, फर्स्ट क्लास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे, यहाँ से आगे कैसे देखा जाएगा, क्या है अब यहाँ से आगे देखिए। हाँ, इसको रिवाइज कर लीजिए तब तक, और थ्योरी अवश्य पहले पूरा कर लीजिएगा ना। पार्ट 1 की थ्योरी, फ्रिक्शन पार्ट 1 की जो मैं थ्योरी है वो जरूर पूरा करें पहले। आइए अब आ जाइए, आगे बढ़ते बेटा। अब क्वेश्चन ये है कि कहीं पर कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी का कोई ब्लॉक है, बॉक्स है कोई, और हम आपको कहते हैं कि यहाँ से हटा कर वहाँ ले जाओ, यहाँ से हटा करके वहाँ ले जाओ। तो आपके पास 2 तरीके हैं हटाने का, आपके पास 2 प्रोसेस है ना हटाने का। या तो आप उसको पुश करिए या तो पुल करिए। तो पुश करिए या तो पुल करिए, 2 तरीके हैं आपके पास। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच इज इजियर, पुशिंग और पुलिंग। यानी कि धक्का देना आसान चीज़ होता है, किसी भी चीज़ को, कोई चीज़ हटानी है हमको, यहाँ से वहाँ हटानी है, तो अब आपके पास में 2 तरीके हैं, या तो धक्का दें उसको, या तो धक्का दें या तो खींचे, दोनों में से एक ही करेंगे। तो बाय द लॉ ऑफ द फ्रिक्शन विच वन इज इजियर, यानी कौन सा आसान होगा। तो राइट द क्वेश्चन कि विच इज इजियर, विच इज इजियर। नंबर 1 पुशिंग या पुलिंग, पुशिंग और पुलिंग। यानी कि पुश करना आसान होता है कि पुलिंग आसान होता है ना, कौन सा आसान होता है, क्या कहेंगे आप? हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, दोनों में से कौन सा आसान है, ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है ना क्वेश्चन।
तो आप कहेंगे कि जिसमें हमको हम धक्का दें चाहे खींचें, जिसमें फ्रिक्शन कम होगा वही आसान होगा। जो आसानी से हो जाए, जो आसानी से आ जाए, फ्रिक्शन से विरोध कम हो। फ्रिक्शन मीन्स क्या? अपोजिंग फोर्स। फ्रिक्शन मीन्स विरोध। तो डिस्प्लेसमेंट का विरोध किस में ज़्यादा हो रहा है? फ्रिक्शन धक्का देने में ज़्यादा हो रहा है, पुशिंग में, या कि पुलिंग में, खींचने में? तो ये तो निकालना पड़ेगा, वैसे तो होगा नहीं। लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कहता है? हाँ सही बोले, पुलिंग। हाँ पुलिंग, हाँ। तो पुलिंग इज ईजियर, बट हाउ एंड वाई? तो हम चलते हैं आपको एक्सप्लेन करने हाउ एंड वाई। तो इससे अब आप सीखने जा रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स कैसे निकाला जाता है। यह एक एग्जाम्पल लिया गया है, क्या समझाने के लिए? नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे डिफरेंट क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन आगे जो आने वाले हैं वो बड़े ढांसू क्वेश्चन हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं अभी। लेकिन सीधे वहाँ नहीं चलोगे ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। क्यों? क्योंकि P100 फिजिक्स पर फिजिक्स की पढ़ाई नहीं बेटा, धुनाई होती है। हम लोग एक के शुद्ध फिजिक्स का अलग करते हैं ना, धुनाई। तो अभी क्या चल रहा है? फ्रिक्शन की धुनाई। ओके चलो आओ। तो फ्रिक्शन की धुनाई में देखना अब हम लोगों को है कि पुशिंग एंड पुलिंग दो केस लेते हैं और देखते हैं कि किसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो जहाँ पर होगा फ्रिक्शन ज़्यादा, जहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा इसका मतलब कि वो टफ होगा, जिसमें फ्रिक्शन कम होगा वो आसान होगा। चलिए फिलहाल अब एक केस ले लिया जाए। पहले हम केस लेते हैं पुशिंग का। मान लीजिए सपोज करें कि यह एक ब्लॉक है, मास इसका m है। अब यहाँ से अच्छी तरह समझिएगा, इसमें अब हम लोगों का है क्या छिपा हुआ। अब इसमें हम लोग जा रहे हैं देखने कि नॉर्मल फोर्स कैसे एंगल वगैरह में, साइन कॉस के टर्म में कैसे निकाला जाएगा। तो ये वो टॉपिक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जा रहा है आपको। ये है सरफेस, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सपोज करिए म्यू दिया हुआ है सरफेस का, इस ब्लॉक और इस के बीच में। ये मास। चलिए अब फोर्स लगा दिया जाए F। फोर्स लगाया आपने या, चलिए पुशिंग है ना बेटा, तो पुशिंग है तो चलिए, हाँ पुशिंग है तो फोर्स ऐसे लगेगा। हमेशा जब भी हम ना, ये आपका ब्लॉक है, ये M ना, ये हाँ दिस इज फैंटास्टिक ब्लॉक, क्लियर? तो M। चलिए तो जब भी हम किसी वस्तु को फोर्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब भी हम फोर्स लगाते हैं, धक्का देते हैं किसी चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली वह जो फोर्स हमारा होता है वह उस चीज़ पर एंगल बनाते हुए ही लगता है। अब इस एंगल का मान उस ब्लॉक के सरफेस के 90 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, मीन्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल जरूर बनेगा। तो वही एंगल माना है थीटा, और आपने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स कितना है? F, और ये एंगल है थीटा, मास है m, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, वेट, ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड काम ही कर रहा है, पक्का होगा। यहाँ क्या है? नॉर्मल। तो विरोध किधर करेगा यह? देखिए हम धक्का दे रहे हैं, इधर से इधर स्लाइड करा रहे हैं ना, तो विरोध करेगा इधर। जानते हो कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन, F और फ्रिक्शन फोर्स। अब आगे, अब आगे बढ़ा जाए। देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह F एंगल है ना, तो एंगल जब भी कहीं बनेगा तो उसके कंपोनेंट बनाओगे। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है एंड फोर्स इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। उसके दो कंपोनेंट होंगे, F का दो कंपोनेंट, एक डाउनवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल होगा। हो गया? तो यह F थोड़ा यहाँ से हटा कर यहाँ लिख दिया जाए। वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, दिस इज द कंपोनेंट। एंगल के सामने हमेशा साइन होता है, तो F साइन थीटा, और नीचे जो है वो क्या होता है हमेशा? F cos थीटा। मीन्स इस एंगल के लिए सामने
सामने एंगल के सामने हमेशा साइन, और जिस पर एंगल बना हुआ है उस पर कॉस। तो यह साइड और यह साइड दोनों है पैरेलल, दोनों समांतर, देख रहे हो ना, ये समांतर। तो ये बेस पर क्या होता है, कॉस। तो देखो ये बेस के समांतर, तो यहाँ भी आया कॉस, एफ कॉस। तो एफ साइन थीटा का रोल क्या है, एफ साइन थीटा इज ट्राइंग टू पुश दिस बॉडी, एफ साइन थीटा एक्टिंग हियर। तो एफ साइन थीटा यही क्या कर रहा है, ट्राइंग टू पुश, ट्राइंग टू पुश। और एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे एफ कॉस थीटा क्या कर रहा है, एफ कॉस थीटा यस इसके वेट को इंक्रीज कर रहा है, देख रहे हो ना, वेट को इंक्रीज कर रहा है एफ कॉस थीटा, डाउनवर्ड लग रहा है। तो जब एफ कॉस थीटा डाउनवर्ड लगेगा तो नॉर्मल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि नीचे का फोर्स mg के साथ जब ये भी जुड़ जाएगा, तो जब वेट इसका बढ़ेगा, जब वेट बढ़ेगा तो नॉर्मल अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक, अब देखो, तो अब यह बॉडी माइंड एफ साइन थीटा कोशिश कर रहा है इसको पुश कराने का, नॉर्मल अब कितना होगा, तो अब कहिएगा आपके नीचे कितने फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, एक यहाँ पर एफ कॉस थीटा, एक है mg, तो डाउनवर्ड तो n बराबर, और ऊपर अकेला n, तो ऊपर का पूरा फोर्स नीचे के टोटल फोर्स, यानी कि नीचे वाला टोटल बराबर ऊपर वाला टोटल, ऊपर का अपवर्ड फोर्स, total upward force will be equal to total downward force. Upward force is only n, downward is f cos theta plus mg, and therefore n equal to mg plus f cos theta. Keep in mind this line, this is the normal, and you know that f for friction force always mu into n। अब यहाँ पर एफ एस एफ के नहीं दिया बेटा, म्यू के म्यू एस नहीं, मान लो म्यू दिया हुआ है, तो म्यू एन, तो आप क्या कहिएगा, म्यू एफ आर बराबर क्या, म्यू एन का मान रखना है एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, हो गया। तो एफ है फ्रिक्शन फोर्स, एफ फ्रिक्शन फोर्स कब, जब बॉडी को आप क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे, तब मीन्स क्या है, कौन सा केस है बेटा, पुशिंग। तो फिगर पे ऊपर लिख दीजिए, पुशिंग द ब्लॉक, हो गया। आइए, और अब हाँ हो गया, चलिए अब हम यहाँ तक लिख लिए होंगे, हो गया होगा सबका, फंटास्टिक। चलिए तो फिर इसको हटा दूँ, हो गया ना। चलो अभी आइए इधर आ जाइए, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ तब तक, चलो आ जाओ। अब हाँ, अब हम बात कर रहे हैं, हम लोग पुलिंग की बात करने जा रहे हैं। चलिए ये कोई एक ब्लॉक ले लिया जाए, एक कोई ब्लॉक है, अब हम लोग इसको पुल कर रहे हैं, पुल मीन्स रस्सी बांध के या किसी भी चीज़ के माध्यम से हम लोग एफ फोर्स लगा करके देखिए खींच रहे हैं। तो अब फिर वही फोर्स और सरफेस के बीच का एंगल थीटा, तो ये क्या बना, एफ साइन थीटा, और ये क्या बना, एफ कॉस थीटा। वेट किधर काम करेगा, एम जी, जब आप इधर खींचेंगे तो फ्रिक्शन की दिशा अब ये हो गई होगी, ये फार वही होगी, अब फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा, अपोज कर रहा होगा ना, मास है यम, नॉर्मल ऊपर काम कर रहा है। चलिए अब बोलिए यहाँ पे नॉर्मल कितना हुआ, हाँ इस केस में नॉर्मल बोलिए कितना हुआ, एन बराबर, ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एन प्लस एफ कॉस थीटा, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, टोटल फोर्स अपवर्ड इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड, एन प्लस एफ कॉस थीटा बराबर एम जी, तो देयरफॉर एन इक्वल टू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। ओके, तो इन दिस केस नॉर्मल इज स्मॉलर इन कंपेरिजन टू दिस केस, यहाँ नॉर्मल ज़्यादा था, यहाँ नॉर्मल कम है, और जानते हो कि फ्रिक्शन फोर्स टोटली डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल। फ्रिक्शन फोर्स यदि बढ़ाना है तो नॉर्मल को बढ़ाना होगा, नॉर्मल बढ़ता है तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाता है, नॉर्मल घटता है तो फ्रिक्शन फोर्स घट जाता है। तो नॉर्मल फोर्स यहाँ देखो नॉर्मल कम है, तो फ्रिक्शन कितना हुआ, एफ आर बराबर म्यू
mg माइनस f cos थीटा, दिस इज द फ्रिक्शन। ओके, अब आप कंपेयर करो, कंपेयर करिए, यह पुशिंग और यह पुलिंग, ये केस पुलिंग का, पुलिंग पुशिंग, दोनों में से कौन सा, कहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है? इसमें म्यू यहाँ भी है, म्यू वहाँ भी है, mg इसमें भी है, mg इसमें भी है, f cos थीटा इसमें भी है, f cos थीटा उसमें भी है। सपोज करें कि सब कुछ चीज़ें बराबर हैं, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है। इसका मतलब कि फ्रिक्शन किस में कम हुआ? किस में कम हुआ? पुलिंग में। तो आप कहेंगे कि पुलिंग में फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए पुलिंग इज द इजियर इन कंपेरिजन टू पुशिंग। क्लियर? फैंटास्टिक। बस बनाइए अपना कॉन्सेप्ट, बिल्कुल स्ट्रांग करिए। अब यहाँ सीखना क्या था? ये तो पुशिंग पुलिंग एग्जाम्पल था। एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या सीखना था? कैसे मैं कंपोनेंट ले रहा हूँ, कैसे मैं नॉर्मल की वैल्यू निकाला हूँ, कैसे फ्रिक्शन फोर्स निकाला हूँ, ये सीखना था। दोनों ही केसेज में, पुशिंग में और पुलिंग में, दोनों में देखिए कब नॉर्मल बढ़ रहा है और कब नॉर्मल घट रहा है, दोनों अच्छी तरह से नोट करिए। फैंटास्टिक, नोट हो गया फर्स्ट क्लास। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे ऐसे ही सभी जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये उसका एक प्रोसेस है, तरीका। क्या कि कैसे नॉर्मल निकालोगे, हर जगह जरूरत पड़ेगी ना न्यूमेरिकल में निकालने के लिए। तो ये है प्रोसेस, कैसे निकालते हैं। चले और आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया। अब आइए, अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यह एक कोई टॉय कार्ट है, बच्चों का खिलौना गाड़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं पीछे ही बताया हूँ किसी जगह पर यह, तो फिर आइए यहाँ पर देख लेते हैं फिक्शन में क्या है। ये टॉय कार्ट बेटा, टॉय कार्ट, क्लियर? खिलौना गाड़ी बच्चों की है। इसका मास m है। यहाँ पर इसके कॉन्ट्रैक्ट में कह रहा है क्वेश्चन में कि एक छोटा सा मास लगा देना है m, इस पे अटैच, मतलब इसे बंधा नहीं है, चिपका नहीं है, इसके संपर्क में रखा है। मीन्स कि m मास इज इन कॉन्टैक्ट, इसके कॉन्टैक्ट में है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? व्हाट विल बी मिनिमम एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी मिनिमम एक्सेलरेशन, इसको कितना एक्सेलरेशन मिनिमम दिया जाए? ए, मिनिमम एक्सेलरेशन गिवन टू कार्ट so that m स्मॉल मास, जो छोटा सा ये है, ये वाला जो मास है ना, ये वाला, ये मास, so that m be in equilibrium, मीन्स कि जो m है ना, वह जहां है वैसे ही स्टेशनरी बना रहे, m स्टेशनरी बना रहे। कितना एक्सेलरेशन दिया जाए इसको? ओके, आइए अब तो ये टॉपिक तो कोई, हाँ, तमाम चैनल वगैरह हैं बेटा, तो आप ही लोगों में से कोई बच्चे ही मुझे बताए, एक दिन दिखाए क्या कि कोई पढ़ा रहा था ना,
वो पूरे फ्रिक्शन में, पूरे सर्कुलर मोशन में और पूरे फ्रिक्शन में कहीं इनर्शिया और नॉन इनर्शिया का नाम लिया ही नहीं। सोचिए, हाँ, कोई आली ओली है, पता नहीं कि आली आला कि पता कोई ऐसे कुछ है, कोई नाम बताया, मुझे याद नहीं, क्लियर नहीं है ना। फिजिक्स आली या फिजिक्स आला ऐसे कुछ बता रहा था, मैं नाम नहीं जानता, देखा नहीं हूँ, बच्चों का ही बात बता रहा हूँ बेटा। तो पूरे फ्रिक्शन में कहीं नाम नहीं लिया, किसका? इनर्शिया का। और सर्कुलर मोशन बिना इनर्शिया पढ़ा ही पढ़ा दिया। अब वो स्टूडेंट क्या समझेगा? तो चलो बेटा, दूसरी बातें नहीं है, यू आर लकी, बहुत आप लकी हैं कि किसी ने आपको P100 फिजिक्स बताया है और आप ये वीडियो देख रहे हैं। क्लियर? हाँ, बहुत लकी है। तो यह इस टॉपिक को समझने के लिए हमको पहले ज़रूरी है जानना कि इनर्शिया क्या होती है और नॉन इनर्शिया क्या होती है। क्लियर? चलिए फिलहाल आ जाइए, इनर्शिया क्या होता है बेटा और नॉन इनर्शिया क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को ही रोक करके ऐसे ही होल्ड करिए, अभी हम लोग चलेंगे, पहले थ्योरी समझ लिया जाए। हेडिंग करिए एक, इनर्शिया, इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया। तो पहले आ जाइए, इनर्शिया क्या होती है, या ऐसे कर दीजिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? तो सर्कुलर मोशन पढ़ने के लिए इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सर्कुलर मोशन के सारे एपिसोड, मुझे पूरा यकीन है कि आपका सर्कुलर मोशन का सारा एपिसोड बहुत ही फैंटास्टिक तैयार हुआ होगा, है ना? ओके। और आप यदि पूरा सर्कुलर मोशन तैयार होगा तो इनर्शिया पक्का आपकी तैयार होगी। इनर्शिया क्या होती है फिलहाल यहाँ ज़रूरत है तो हम यहाँ रिवाइज कर देते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? नंबर 1, ग्राउंड के कांटेक्ट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब की सब इनर्शिया में होती हैं, उसे इनर्शियल बोलते हैं। यानी कि ऑल ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कंटैक्ट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के कांटेक्ट में जो भी चीज़ होगी बेटा, पृथ्वी के संपर्क में जो भी चीज़ होगी उसमें, उसको तुम कहोगे वो इनर्शिया में है। इनर्शिया की परिभाषा ही तब क्या हुई, जहाँ पर भी दैट प्लेन ना, दैट प्लेन यानी कि वह प्लेन, दैट प्लेन वेयर न्यूटन्स लॉ एग्जिस्ट, न्यूटन्स लॉ एग्जिस्ट करता हो, मीन्स कि फॉलो होता हो ना, मीन्स कि फॉलो होता हो। तो जहाँ पर न्यूटन्स का लॉ एग्जिस्ट करता है यानी कि फॉलो होता है बेटा, उस प्लेन को, उस स्थान को इनर्शिया कहते हैं। तीसरी पहचान क्या बेटा? तीसरी पहचान कि इसमें कुछ न कोई इंजन होगा, कहीं न कहीं से इलेक्ट्रिक की सप्लाई होगी, ओके, कहीं न कहीं से कोई फोर्स लगा होगा, ओके, कहीं न कहीं से कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई, पावर वगैरह कुछ न कुछ दिया गया होगा, ठीक, नहीं कुछ तो पेट्रोल डीजल इंजन होगा ना, पेट्रोल होगा, ठीक, या डीजल होगा, या इसमें इंजन लगा होगा ना बेटा। तो जहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाएं वो सब इनर्शिया में होते हैं। कोई भी मशीन है पेट्रोल से चल रही है, इनर्शिया है, डीजल से लगा है, इनर्शिया है, फोर्स लगा है, इनर्शिया है, कुछ भी इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह कैसे मिल रही है तो उसे इनर्शिया बोलते हैं। नोट कर लिए होंगे पक्का, हाँ। इनर्शियल फ्रेम कैसे याद करोगे बेटा? इनर्शियल, ऑल ऑब्जेक्ट विच आर इन द कॉन्टैक्ट टू द अर्थ, पृथ्वी के संपर्क में आने वाली सभी चीज़ें हमेशा इनर्शिया में होती है, पृथ्वी को इनर्शिया में कहते हैं। अर्थ इज आल्सो इन द इनर्शिया एंड ऑल द थिंग्स विच आर इन द कॉन्टैक्ट टू द अर्थ इज आल्सो इन द इनर्शिया। वह सभी की सभी चीज़ें जिसमें बाहर से कोई सप्लाई दिया जा रहा है, एनर्जी दिया जा रहा है, डीजल है, पेट्रोल है, इंजन है, टेंशन है ना, कुछ भी कहीं से सप्लाई दिया जा रहा है बेटा, कहीं से भी उसको पावर दिया जा रहा है, वो इनर्शिया है। उसमें कोई इंजन लगा हो, खींचा जा रहा हो, फोर्स लगाया गया, अब
न्यूटन का तीनों लॉ लागू होते हों, वह इनर्शिया है। फैंटास्टिक। आ जाओ अब अगला पॉइंट। तब नॉन इनर्शिया क्या होगा? तब नॉन इनर्शिया क्या होगा, है कि नहीं? आ जाओ नॉन इनर्शिया। चलो नॉन इनर्शिया क्या होगा? तो अब देखो नॉन इनर्शिया क्या हुआ। आइए अब लिखिए वहां पे नॉन इनर्शिया या नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तब ये क्या हुआ? पहली लाइन ही कर दीजिए कि दैट प्लेन और स्पेस वेयर न्यूटन्स लॉ फेल्ड। जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ फेल हो जाते हैं, न्यूटन के लॉ लागू नहीं होते, डज नॉट एग्जिस्ट। जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ लागू नहीं होते उसे नॉन इनर्शिया कहते हैं। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होता है? जानते हो कि इनर्शिया के में इनर्शिया के लिए बता रहा हूँ, लेट F बराबर 0 तो आइसोलेशन पक्का 0। यदि लगाया गया फोर्स शून्य है ना, यदि लगाया गया फोर्स 0 है तो आइसोलेशन भी 0 होगा। यदि ऐसा चीज हो रहा है तो उससे पहचान है किसकी? इनर्शिया की। क्यों? क्योंकि न्यूटन का लॉ कह रहा है। कैसे? अरे भाई F बराबर m में, और कह रहा हूं कि F बराबर 0 तो 0 बराबर है m में। किसी वस्तु का मास कभी शून्य होता नहीं। इट इम्प्लॉइज दैट A बराबर 0 तो F बराबर 0 तो A बराबर 0, F बराबर 0 तो A बराबर 0। क्या है? इनर्शिया। लेकिन जहां ये लागू नहीं होता, क्या ऐसा संभव है? लेट F बराबर 0 तो A इक्वल टू नॉट 0। F पर बिना फोर्स का एक्सीलरेशन का उत्पन्न होना, तो लेट F बराबर 0 बट A इक्वल टू नॉट 0। तो कहोगे क्या? यही है नॉन इनर्शिया। यही है नॉन इनर्शिया। पक्का? फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? फ्रिक्शन। हाँ, P100 फिजिक्स। ओके कमाल। धुनाई हो रही है बेटा फ्रिक्शन के। तो F बराबर 0 तो A इक्वल टू नॉट 0। यदि ऐसा कहीं पर हो तो उसको क्या कहोगे? नॉन इनर्शिया। यानी दूसरे शब्दों में कहो तो बिना फोर्स का एक्सेलरेशन उत्पन्न होना। एक्सेलरेशन, इसका मतलब ये निकला कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विदाउट फोर्स। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विदाउट फोर्स, बिना फोर्स का एक्सेलरेशन का उत्पन्न होना नॉन इनर्शिया की पहली पहचान है। दैट इज द नॉन इनर्शिया। ओके, हो गया भाई? फर्स्ट क्लास। चलो तब क्या होगा? हाँ अब देखना, अब नॉन इनर्शिया में एक अब अगली बात, ये हटा दिया जाए बेटा। चलो आ जाओ। हाँ अब आ जाओ नॉन इनर्शिया की अगली बात। क्या चलेगा? यदि कोई भी बॉडी नॉन इनर्शिया में है और वह एक्सेलरेट हो रही है, क्या बोला? लिखिए, नोट कर लीजिए। यदि कोई बॉडी नॉन इनर्शिया में है और वह एक्सेलरेट हो रही है, तो उसके अंदर, उसके बाहर
उसके ऊपर या उसके अगल बगल संपर्क में कहीं भी यदि कोई दूसरी वस्तु रख दी जाए तो ऑटोमेटिकली वह नॉन इनर्शिया में आ जाती है। चलिए इस लाइन को नोट करिए कि लेट ए बॉडी इज इन inertia and accelerating, then तब क्या हुआ, then any other body on it or inside it or in contact with it or in contact with it, okay, any other body, कोई भी दूसरी वस्तु, on it इसके ऊपर हो, और inside it इसके अंदर हो, या इन कॉन्टैक्ट यानी कि इसके संपर्क में चाहे जहाँ हो, अगल बगल कहीं भी हो, वो किस में आ गई, दैट बॉडी will comes in inertia, sorry, that way comes in what, non इनर्शिया। नोट करना अच्छी तरह से। तो वह दूसरी बॉडी होती है ना, वह नॉन इनर्शिया में आ जाती है। और अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वस्तु नॉन इनर्शिया में आती है, क्या, हाँ सुनिए हिंदी में पहले, जो वस्तु नॉन इनर्शिया में आती है, चाहे उसके ऊपर हो, चाहे उसके अंदर हो, चाहे उसके अगल बगल संपर्क में, चाहे जहां हो, तो उसकी यह विशेष खासियत होती है, उसकी यह प्रॉपर्टी होती है, किसकी, जो वस्तु नॉन इनर्शिया में आई है, कि वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। फिर से बोलो, क्या बोला हूँ, हाँ फिर से बोलिए, क्या बोला हूँ, सेम एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो लिख दीजिए यहाँ पर, रेड पेन से निशान मारिए और लिखिए कि दैट नॉन इनर्शियल बॉडी एक्वायर्स नहीं, प्राप्त कर लेती है, दैट नॉन इनर्शियल बॉडी एक्वायर्स क्या, सेम एक्सेलरेशन, ये शब्द याद रहे, सेम एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब जैसा फिर से बात सुनिए, क्या हुआ, कोई भी वस्तु पृथ्वी के संपर्क में है, यानी कि वह इनर्शिया में है और वह एक्सेलरेट यदि हो रही है, यानी कि कोई भी इनर्शियल बॉडी जो एक्सेलरेट हो रही हो, यानी कि कोई भी वस्तु जो एक्सेलरेट हो रही हो, फिर से बोलो, कोई भी वस्तु जो एक्सेलरेट हो रही हो, एक्सेलरेशन हो जिसके पास, और वह इनर्शिया में हो, यानी कि चाहे पृथ्वी के संपर्क में हो, कोई जरूरी नहीं है संपर्क में रहे, हवाई जहाज पृथ्वी के संपर्क में नहीं लगे, लेकिन पहचान लोग इसमें इंजन लगा है, डीजल है, पेट्रोल है, जल रहा है, तो इंजन लगा हुआ है, पावर दिया गया है, तो इनर्शिया में है। तो चाहे वह ज़मीन पर हो, चाहे हवा में हो, यदि उसमें डीजल है, पेट्रोल है, कहीं से इलेक्ट्रिक की सप्लाई है, कोई पावर है, कुछ भी दिया गया है, कहीं से मोशन उसका कराया जा रहा है, तो अवश्य ही वह किस में होगा, इनर्शिया में। किस में होगा, इनर्शिया में। कब, जब उसमें से कहीं कोई पावर दिया जा रहा हो, न्यूटन का लॉ अप्लाई हो रहा हो, तो वह किस में है, इनर्शिया में।
और जब कोई वस्तु इनर्शिया में होती है तो उसके अंदर, उसके बाहर, उसके संपर्क में, उसके अगल बगल में, उसके ऊपर, उसके नीचे, कहीं भी यदि वस्तु उसके संपर्क में है तो वह वस्तु किस में आ जाती है? नॉन इनर्शिया में। और नॉन इनर्शिया में आई हुई वस्तु हमेशा ही वही एक्सीलरेशन, उसी वस्तु का वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। फिर से बोलो, क्या? सेम एक्सीलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर से बोलो, सेम एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। वही एक्सीलरेशन विपरीत दिशा में। किसके विपरीत दिशा में? जो मेन वस्तु इनर्शिया वाली थी ना, उसके विपरीत दिशा में प्राप्त कर लेती है। याद हो गया? पक्का? डन? वेल डन? ओके, गुड। चलो आओ, याद हो गया? करो 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 करो, याद करो, याद करो, फर्स्ट क्लास याद करो। यही सब तो क्वेश्चन है जो धनाधन आंसर मारोगे। याद करो, ठीक? आओ, अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद चलो भाई, इसके बाद अब यह हमारा क्वेश्चन इंतजार कर रहा हम लोग का। अब यही इतने कंसेप्ट हमको इस क्वेश्चन पे लगाने हैं। आओ, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब बताओ कि यह इतना ज़रूरी कंसेप्ट है ना, बस यह थोड़ा तैयार हुआ, न्यूमेरिकल तो ऑटोमेटिक सॉल्व होते हैं बेटा। अभी देखो कोई न्यूमेरिकल है, फटाफट आंसर दोगे। चलो, अब मान लो कि यही क्वेश्चन है अपना, हाँ यही क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। चलिए, तो ये टॉय कार्ट एक था, पूछा था क्वेश्चन कि कितना एक्सेलरेशन दिया जाए कि यह मास से गिरे नहीं। हाँ, तो चलो थोड़ा छोटा बना दिया जाए। चलो भाई, मान लो ये एक्सेलरेशन दिया हमने। अब ये क्या, इसका क्या हो रहा? मास पे कौन कौन से फोर्स लगने वाले हैं देखना। चलो, अब ये एक्सेलरेशन दिए हो तो इसको देखो, यहाँ एक्सेलरेशन दिए हो, पक्का है ये किस में आया? जल्दी बोलो, किस में आया? इनर्शिया। क्यों? दो पहचान, जमीन के संपर्क में है, पृथ्वी पर है ये गाड़ी, है ना, एक तो यही पहचान, और दूसरा एक्सेलरेशन दे रहे हो, कहीं से फोर्स लगाए हो तभी तो एक्सेलरेशन दे रहे हो, तो ऐसे ही इनर्शिया हो गई। अब इसके अगल बगल में कहीं कोई वस्तु है तो देखो, यह वस्तु है उसके संपर्क में है, तो ये किस में है? जल्दी बोलो, नॉन, हाँ नॉन इनर्शिया। देखो रहे हो, नॉन इनर्शिया में आ गया। और जो वस्तु नॉन इनर्शिया में आती है, अभी पढ़े हो, जो वस्तु नॉन इनर्शिया में आती है वह वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन प्राप्त कर लेती है। तो देखो, पहली बात यह है कि जो फिक्स फोर्स है पहले उसको लगा दो। mg नीचे काम कर रहा होगा और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अवश्य होगा, म्यू दिया है। और जानते हो कि जब ये नीचे फोर्स लगेगा तो फ्रिक्शन का काम होता है उसका विरोध करना, ठीक अप्लाइड फोर्स के अपोजिट हमेशा ही रहना है उसको। AFR हो गया, हो गया। अब आगे देखना, मैजिक, जादू देखो। जब ये गाड़ी आगे जा रही थी, एक्सेलरेशन इसका इधर था ना, तो अभी ला क्या पड़े हो कि यह नॉन इनर्शिया में जो वस्तु होती है वह वही एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है। तो वही एक्सेलरेशन A किधर देखना, अपोजिट, किधर? अपोजिट। ध्यान दो, देख रहे हो, मैजिक, हाँ यही है मैजिक। देखो बेटा, हाँ वही हो गया। ये क्यों पाया? नॉन इनर्शिया में था, सेम एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, वही पा गया। अच्छा, अब इस कैपिटल वन को हटा की जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है ना। चलो, तो कहीं पर पा गया ना। अब इसमें इसी मास से, ये मास के पास तो m है ही, उस पास एक्सेलरेशन भी है, यानी कि एक इसके ऊपर फोर्स क्रिएट हो गया F, और F बराबर कितना? स्मॉल m इंटू A, मीन्स क्या बना देखना, F बराबर ma। और यह फोर्स ऑटोमेटिक आया है, कहीं से इसको कुछ भी दिया नहीं गया, ना कोई इंजन है, ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना कुछ है, ना कुछ है, इसको कुछ भी नहीं दिया है, हमने तो दिया है इसको, पा गया वह। तो यह ऐसा फोर्स जो बिना किसी सोर्स के ऑटोमेटिकली वैसे मिल जाए, उसे कहते हैं ना क्या? सीडो फोर्स। जैसे अब ये टॉपिक आप पढ़े थे सर्कुलर मोशन में, आपको पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। सीडो फोर्स यानी फॉल्स फोर्स, यानी छिपा हुआ फोर्स, यानी छद्म फोर्स, छिपा हुआ
फास्फोरस, सीडो, PSEUDO, सीडोफोर्स। सीडो स्पेलिंग बेटा पी से शुरू होती है ना, तो सीडोफोर्स। तो सीडोफोर्स कितना हुआ MA। तो अब यह MA क्या करेगा, इसको दबाएगा, प्रेस कर रहा, देखो F बराबर MA से दबा रहा है, प्रेस कर रहा। तो जब ये दबाएगा इसको, तो ये वाला क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगा देगा। कौन सा, विपरीत प्रतिक्रिया हुई है ना, और कॉन्टैक्ट सरफेस के 90 डिग्री पर प्रतिक्रिया है ना, रिएक्शन है ना, इसलिए नाम पड़ा क्या, नॉर्मल। तो ये हो गया नॉर्मल। क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स, पढ़ाई की धुनाई, धुनाई हाँ हाँ देखो धुनाई बेटा। तो N कहाँ से आया, और जानते हो इसी को सब पढ़ाए हैं ना अभी तक। जानते हो कि जब कहीं किसी स्थान पे जब पेड़ नहीं होता है तो रेड़ को पेड़ मान लिया जाता है, कहावत है कि ना, रेड़ में पेड़ मा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही है बेटा P100 फिजिक्स तो अब आया, अभी नया आया है। तो इसको थोड़ा सा करना कि किसकी ज़रूरत है, इसको थोड़ा फैलाने की ज़रूरत है ना, कि पता है बस बच्चों को चल जाए, फैलाने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, लोगों में शेयर करने की ज़रूरत है ना, दबा के करो शेयर। ओके, आ जाओ कमान। तो अब देखना, तो अच्छा अब ये बॉडी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में है ना, तो N और इधर M में। तो अब क्या मिला बेटा, N बराबर M में, देखो तो अब देखा, अब ये ना याद रखना कि नॉर्मल N बराबर हमेशा mg होता है ऐसा मत कहना, N बराबर देखो यहाँ M में आया। तो इसीलिए डिफरेंट क्वेश्चंस में तुम्हारा नॉर्मल ना, अभी इंक्लाइन प्लेन वगैरह आएगा, सब भी आगे बड़ा मस्ती आने वाला है। ओके, तो नॉर्मल हर जगह अलग अलग आएगा। अब आ जाओ, N बराबर M में हो गया। चलो भाई, अब जा देखना, यदि mg ज़्यादा हुआ तो ये नीचे गिर जाएगा, और FR ज़्यादा हुआ तो ऊपर जाएगा। लेकिन कभी FR का मान जानते हो, फ्रिक्शन का मैक्सिमम मान है, कभी भी लगाए गए फोर्स से ज़्यादा होता ही नहीं। फ्रिक्शन हमेशा लगाए गए फोर्स से कम ही होता है। जब तक स्टैटिक रहता है तब तक तो बराबर रहता है, लगाया गया फोर्स स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू FL होती है। ओके, उसके बाद जब बॉडी मोशन में आती है तो कम हो जाता है। ठीक, चलो, तो यानी कि FR, तो लेकिन लिखने का तरीका क्या है, देखो लिखने का तरीका कन्वेंशन है, ध्यान देना, FR की तरफ हमेशा साइन बड़ा रहेगा, ये ध्यान देना। तो कहोगे कि फॉर स्टेशनरी पोजीशन, फॉर इक्विलिब्रियम, ना, क्या होगा बेटा, फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि गिरने ना पाए, तो ये अवश्य होना चाहिए क्या, फ्रिक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता नहीं, लेकिन लिखने का तरीका है, फ्रिक्शन की तरफ हमेशा ग्रेटर का निशान लगाओगे, कीप इन माइंड ऑलवेज, फ्रिक्शन के तरफ हमेशा ग्रेटर का निशान पक्का लगाओगे। तो FR की वैल्यू किससे ज़्यादा हो जाए, mg से हो जाए ना, FR। अब FR का मान रखो तो म्यू n ग्रेटर आर इक्वल का निशान लगाओगे हमेशा। तो अब म्यू n का मान रख दो, तो n बराबर m में पाए हो, m में ग्रेटर इक्वल टू mg, m से या घटा दो, a का मान पूछा गया, a शुड बी ग्रेटर देन g बाई म्यू। ओके, देखा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हर हाल में कितना चाहिए, g बाई म्यू से ज़्यादा चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए तो मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम पूछा था। तो a मिनिमम कितना हुआ, हम कह रहे हैं तुम्हारे पॉकेट में 10 रुपये से ज़्यादा चाहिए हमेशा, तो मिनिमम कितना हुआ, 10 रुपया। तो a मिनिमम बराबर कितना बेटा, g बाई म्यू। ओके, तो दिस इज द फैंटास्टिक कंडीशन एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू। आ गया। तो देखो, अब ऐसे सोचो बेटा कि इस क्वेश्चन को बिना इनर्शिया के कंसेप्ट से कोई कैसे पढ़ाएगा, लेकिन नहीं, जब ऋण नहीं होता है कहीं पर, जब पेड़ नहीं होता तो ऋण को पेड़ मान लेते हैं। तो इसलिए आली आला हैं अभी तक चलते रहे ना। तो अब P100 फिजिक्स फैलाओ लोगों में कि फिजिक्स क्या होती है, दिखा दो लोगों को फिजिक्स क्या होती है। ओके, कमान, आगे बढ़ा जाए। चलो, तैयार हो गया सबका। आओ अगला क्वेश्चन, अब इसी का, अब देखो सर जगह पूरे सर्कुलर मोशन में तुम्हारा
एक टाइप का क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होना है। न्यूटन्स लॉ मोशन में हर जगह आना है फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का मेन कंसेप्ट क्या है देख रहे हो। चलो एक क्वेश्चन और ले ले जल्दी फटाफट, आ जाओ। हाँ, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। अभी बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे हैं ना सर, तो आइए एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। अब क्या है बेटा, चलो देखना अब क्वेश्चन ले लिया जाए कि यह एक ब्लॉक है। अब अपने मन से सॉल्व करिए या कर लेंगे, या बहुत आसान रहा, कुछ है नहीं। फिजिक्स बहुत आसान होती है, बस थोड़ा अच्छी तरह से कोई समझाने वाला मिल जाए, जैसे P100 फिजिक्स। हाँ चलो, ये 20 kg है एक ना, ये 20 kg है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये म्यू का मान 0 है, यानी कि स्मूथ सरफेस है यह, समझो। और यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया है, ठीक, यह बराबर इसको थोड़ा छोटा कर दें, चलो इसको, ये 5 kg का है, और फोर्स यहाँ पर लगा बेटा 40 न्यूटन का एक फोर्स लगा हुआ। इसके ऊपर एक ब्लॉक और रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 4 kg का, और यहाँ ऊपर वाले सरफेस पे है फ्रिक्शन है, जानते हो कितना, म्यू के बराबर 0.4 है, और म्यू के बराबर 0.2 है, और म्यू एस बेटा 0.3 है। ये है, इसका नाम है ब्लॉक ए, इसका नाम है ब्लॉक बी। और तुमको बताना क्या है, नंबर 1, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स FR, पहला। दूसरा, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B। तो तुमको दोनों का एक्सरसाइज समझना, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। अब सोचो कि इनर्शिया नॉन इनर्शिया का कंसेप्ट कितना गजब का होता है कि बिना उसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते बेटा, बहुत ही आसान होता है। चलो हाँ, ट्राई टू डू। फ्रिक्शन का मान बताना है। आप देख रहे हैं यहाँ तो फ्रिक्शन है नहीं, तो इन्हीं दोनों के बीच में है, यहाँ का फ्रिक्शन का मान बताना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताना है। निकाल दीजिए आंसर। हो गया, मैं करूं? बेटा चलो आ जाओ, मैं करूँगा, आप कर लिए होंगे, वहीं रोक करके सॉल्व करिए और फिर तुरंत आंसर मिलाइएगा, ठीक। आइए, हाँ, पहला स्टेप ए वाले ब्लॉक में अच्छी तरह समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिएगा। ब्लॉक जो ए है, जो ब्लॉक ए है, 40 न्यूटन का फोर्स लगा है। इसमें मैक्सिमम एक्सेलरेशन की संभावना क्या है? क्योंकि इसके नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, इसके नीचे फ्रिक्शन है नहीं, यहाँ ये तो स्मूथ है। ऊपर का ब्लॉक न रहता, ऊपर का ब्लॉक यदि न रहता 4 किलो का, तो यह 5 kg का ब्लॉक सीधा स्ट्रेट एक्सेलरेशन से मूव कर जाता ना। अब विरोध में कोई नहीं है, कोई फ्रिक्शन यहाँ है नहीं नीचे, तो नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ए वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपको कितना मिलता है यदि ऊपर वाला न रहता? तो पहले वो वैल्यू निकाल दीजिए, कितना मिलता? ए बराबर F/m, F/m, एम में ए बराबर F का मान 40, 40, एम में कितना बेटा? 5, कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिलता ना, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलता। कब? जब ये न रहता तब। यदि माना जाए कि दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल ऑफ द ब्लॉक ए, फैंटास्टिक। अब चलो ये किस में, जल्दी बोलिए, अब आइए फटाफट, इनर्शिया नॉन इनर्शिया, ये किस में, जल्दी बोलो।
हमारे बोलने के पहले बोल दीजिए। ये किसमें? इनर्शिया। तो ये किसमें? हाँ बोलो, जल्दी बोलो। नॉन इनर्शिया। सवाल है क्यों भाई? कैसे नॉन इनर्शिया? अरे भाई जब कोई वस्तु इनर्शिया में आ जाती है और यदि उसके पास एक्सीलरेशन होता है तो है कि नहीं है? कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब कोई वस्तु इनर्शिया में होती है, उसके पास एक्सीलरेशन भी होता है, तो उसके अंदर, उसके ऊपर, उसके अगल बगल, चाहे जहाँ उससे टच में कोई वस्तु भी रहे, तो दूसरी वाली वस्तु इसमें आ जाती है नॉन इनर्शिया में। और नॉन इनर्शिया वाली वस्तु क्या करती है? सेम एक्सीलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर से बोलो, सेम एक्सीलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, वही एक्सीलरेशन विपरीत दिशा में। चल, तो इसका एक्सीलरेशन किधर है? इधर। तो ए किधर पाया? इधर। कितना? सेम एक्सीलरेशन ए। तो ये भी पाया ए। मास कितना था? मान लो स्मॉल एम था, स्मॉल एम क्या बन गया? सीडो फोर्स। अब देखो यहाँ एक सीडो फोर्स तैयार हो गया। अब ये सीडो फोर्स क्या करेगा? इसको पीछे खींचेगा, पीछे पुश करेगा ना, सरकाएगा पीछे। तो जब ये सरकाएगा पीछे तो फ्रिक्शन काम करेगा। देखना, हाँ साफ विजिबिलिटी क्लियर है ना बेटा? तो फ्रिक्शन काम करेगा इधर, एफ आर फ्रिक्शन। इस पर फ्रिक्शन किधर लगा? ये हुआ एफ आर फ्रिक्शन। ओके, हो गया बेटा फ्रिक्शन। ये क्या है? सीडो। देख रहे हैं? सीडो। ये है सीडो और ये है फ्रिक्शन। अब दो बातें हो सकती हैं यदि सीडो का मान, देखना अब 3 बात हो सकती है। नंबर 1 नोट करो, वेरी फैंटास्टिक, बहुत गजब की चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। तो नंबर 1 क्या हो सकता है कि एफ का मान यानी सीडो का मान एफ आर से ज़्यादा हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि एफ का मान एफ आर के बराबर हो जाए। तीसरा क्या हो सकता है कि एफ का मान एफ आर से कम हो जाए। अब 3 क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, आपको भविष्य के लिए तैयार रहना है। ये 3 चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। यदि ज़्यादा हुआ तो क्या? अब तीनों का हम यहाँ आंसर दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से नोट बनाइए वहाँ पर नोट्स। तो अब 3 चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। यदि ज़्यादा हुआ तो अपर ब्लॉक यानी कि ऊपर वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा? अपर ब्लॉक स्लाइड्स। तो ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा और उसके पास अपना एक्सीलरेशन नया प्रोड्यूस हो जाएगा। ए बी बराबर कितना? तो सीडो फोर्स ले जाने वाला था, उसका विरोध करने वाला जानते हो हमेशा के एफ के होता है। एक्सीलरेशन निकालते समय कभी भी एफ एस की वैल्यू नहीं रखा जाता। जब भी कभी तुम एक्सीलरेशन निकालोगे तो हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन ही रखोगे, कभी भी स्टैटिक या लिमिटिंग मत रखना। तो ए बी बराबर एफ माइनस एफ के बटा एम बी कर दोगे। हो गया जादू। कब? जब ये कंडीशन होल्ड करे तब, यानी जब सीडो ज़्यादा हो जाए फ्रिक्शन से तब। जल्दी बोलो, नोट करो, रेड पेन से नोट करो, 10 जगह लिखो, 10 जगह पेज पर लिखो, 10 जगह। क्या? एफ ग्रेटर देन एफ आर, सीडो का मान ज़्यादा हुआ किससे? एफ आर में कौन सा चेक करोगे? हाँ चेक करना जानते हो ना, एफ आर मीन्स क्या लगाओगे? यहाँ बना लेना हो तो एफ एल लिख देना, या एफ एल से चेक करना। एफ ग्रेटर देन एफ एल, सभी में एफ एल कर दो, चेक करना है ना, एफ एल लगा दो। हाँ जी, तो एफ का मान एफ एल से ज़्यादा तो अपर ब्लॉक स्लाइड करेगा। अपर ब्लॉक की एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? सीडो फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बटा मास, ऊपर वाले का मास। चलो अब आ जाओ 2 नंबर में। ब्लॉक क्या करेगा? बराबर पर जस्ट अबाउट टू मूव ना,
आइसोलेशन शून्य होगा, हिलेगा डुलेगा ना, आइसोलेशन थोड़े आ जाएगा। तो कहोगे ऊपर वाले का आइसोलेशन ए बी बराबर शून्य हो गया, उसके पास कोई आइसोलेशन नहीं होगा, अलग से कोई आइसोलेशन नहीं होगा, वो इसी के ऊपर चलेगा तब अब ना। अब ऐसी अवस्था में क्या हो जाएगा, हाँ तो लिख देना वहीं एक बात और लिखो, लिखो क्या, कंपोजिट मोशन, लिखो कंपोजिट मोशन। कंपोजिट मोशन मीन्स अब दोनों एक साथ चलेंगे, तो एक साथ चलेंगे तो उनके अंदर रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, तो एक साथ चलेंगे, अलग अलग नहीं। तो जब अलग अलग नहीं चलेंगे, अलग अलग नहीं चलेंगे तो कॉमन एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसी अवस्था में ना, लिखो ठीक से, ऐसी अवस्था में कॉमन एक्सेलरेशन होता है। अब लिखो कॉमन एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो चलो अब मैं ऊपर लिखूं, नहीं तो कट जाएगा वीडियो में, आ जाओ। हाँ अब हटा दो इसको, बन गया होगा सबका, चलो इधर हटा दो। चलो कॉमन एक्सेलरेशन, तो लिखो कॉमन एक्सेलरेशन कितना हुआ, कॉमन एक्सेलरेशन ए बराबर क्या, अप्लाइड फोर्स एफ जो लगाए थे शुरू में बटा एम ए प्लस एम बी, हो गया। अब देखो 3 नंबर में क्या होगा, 3 नंबर में तो एफ एल ज़्यादा है, ऊपर वाला ब्लॉक मोशन करेगा ही नहीं, और तब 3 नंबर में भी क्या होगा, वही जो 2 नंबर में होगा, यानी यहाँ पर भी कॉमन एक्सेलरेशन होगा, पक्का। चलो देखो कॉपी में तुम्हारे पूरा कंप्लीट बन गया कि नहीं, इतना सीख लिया कि नहीं ज़बरदस्त तरीके से। क्या पढ़ रहे हो, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो कि धुन रहे हो, धुनाई हो रही है। P100 फिजिक्स किसकी, फ्रिक्शन की, हाँ ज़बरदस्त। चलो आ जाओ, हो गया, तैयार हो गया होगा, हटा दूँ अभी, ये तो हो गया बेटा। यहाँ से यही है बेसिक, ये है बेसिक ना। अब देखो तुम्हारी फिजिक्स कैसी होती है, ठीक है। चलो हाँ अब हमको देखना होगा, अब याद रहेगा ना सब, कॉपी में नोट बना लिए हो सब, हटा देता हूँ। चलो इधर भी हटा दो, सीडो फोर्स वगैरह सब पता है तुमको, अब सब नोट कर लिए होंगे। अब इन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया जाए, ठीक। आओ अब इस क्वेश्चन का इसका आंसर दो, चलो बेटा आंसर दो। ई का एक्सप्रेशन हो गया, अब क्या निकालोगे, फटाफट बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ अब क्या करोगे, चेक करोगे ना, सीडो देखोगे, सीडो देखोगे ना, एफ बराबर एम में, एम में या बराबर एम में। तो देखो अब पहले ही बात ये देख लो, एक्सप्रेशन तो पता ही है, हाँ लेकिन अब देखो पहले लिमिटिंग कितना है। हाँ लिमिटिंग बोलिए, एफ एल बराबर क्या होगा बेटा, देखो ये यहाँ पे हो गया एम जी, ये हो गया नॉर्मल, एन बराबर एम जी, तो एफ एल बराबर म्यू एन, म्यू एन, म्यू म्यू कौन सा था बेटा, एस कितना है 0.3, एन कितना है एम जी, तो एफ एल बराबर 0.3, ऊपर का मास 4 10, एफ एल बराबर कितना हुआ 3 गुणे 4 बराबर 12 न्यूटन। ओके 12 न्यूटन एफ एल है। अब देखो कि यहाँ पर सीडो कितना बन रहा है, चलो अब सीडो लिखना। सीडो फोर्स देखना बेटा कितना आ रहा, सीडो फोर्स जब बराबर में एम कितना है 4 या बराबर एम में, और ए का मान कितना नीचे से मिला हुआ है, यहाँ वाला ये ए रहेगा 8 32, ओके ऐसे मिला है 8 और मास है 4, एफ बराबर 32 न्यूटन। कौन ज़्यादा है, सीडो की वह 12 और ये है 32, ये ज़्यादा हुआ। क्या मिला, क्या मिला, एफ का मान एफ एल से ज़्यादा हो गया। तो जो ज़्यादा हुआ तो हम ऊपर वाला ब्लॉक क्या कर जाएगा, स्लाइड, तो अपर ब्लॉक स्लाइड्स, अपर ब्लॉक व्हाट
स्लाइड्स, ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर गया। अभी अभी बताया हूँ कि जब स्लाइड करेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब ऊपर वाले का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कहाँ निकाल दिया जाए, चलो यहाँ निकाल दो, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन है हम लोगों का, याद है ना, कितना था, 40 था, हाँ 40 से है, 40 था। चलो आ जाओ, चलो हो गया। अब चलो देखना फटाफट आ जाओ। तो हाँ ओके कमान। अब नीचे वाले का एक्सेलरेशन तो पता ही है, 8 आया है वो तो। अब ऊपर वाला इसी ऊपर से स्लाइड कर गया, किस एक्सेलरेशन से, ए बी बराबर, हाँ सीडो, बोलो जल्दी, अभी बताया हूँ, एफ माइनस एफ के बटा एम। हो गया क्लियर। चलो अब 32 का रोल कोई नहीं है, समाप्त हो गया, ये बस चेक करने के लिए था यह, हाँ चेक करने के लिए था। चलो हटा दो, नोट कर लियो ना, जल्दी करो, चलो हटा दो। चलो अब देखना, अब आ जाओ ए बी, तो ए बी इक्वल टू एफ अप्लाइड फोर्स कितना था बेटा, अप्लाइड फोर्स कितना था हम लोग का, हाँ ना अप्लाइड तो 40 था, ना अप्लाइड फोर्स सीडो है ना बेटा, सीडो कहाँ पर गया, कहाँ चला गया सीडो, अच्छा सीडो, हाँ ठीक बेटा ओके, सीडो 32 था और अप्लाइड तो 40 था, सीडो 32 है, सीडो फोर्स बेटा देखो 32 न्यूटन है, हाँ तो सीडो माइनस हमको क्या करना है, ए बी बराबर एफ सीडो माइनस एफ के, सीडो कितना है 32 माइनस एफ के निकालना पड़ेगा अभी, म्यू के एम जी अपान मास ऊपर वाला 4, तो ए बी बराबर, चलो 32 माइनस म्यू के मीन्स हाउ मच 0.2 इंटू और क्या एम मीन्स 4, जी मीन्स 10 अपान 4 ए बी इक्वल टू 32 माइनस ए 2 हो गया 8 अपान 4 कितना होगा, तो 32 और 8 24, तो 24 अपान 4 सॉल्व दिस 6। चलो एक बार चेक कर लेना तो बेटा, ये 32 है, म्यू के 0.2 है, ये 4 है, ये जी है, तो ये हुआ 2 और ये हुआ 4, 8 हो गया, 8 32 में से 8 निकाल दोगे बेटा 24 हो जाएगा, 24 और 32 ठीक है, 24 बटा 4 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर, व्हाट इज योर फाइनल आंसर, बोलो जल्दी। पहले पूछा गया कि फ्रिक्शन क्या है, तो आप देख रहे हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है 12 न्यूटन और एफ के है 8 न्यूटन। तो आपका पहला आंसर आया कि फ्रिक्शन में क्या कहिएगा कि 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, पहला आंसर। दूसरा आंसर, नीचे वाले का जो ब्लॉक था वह स्मूथ सरफेस है, उसका एक्सेलरेशन आया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो ऊपर वाला ब्लॉक था उसका एक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे थे, फिजिक्स, P100 फिजिक्स, धुनाई हो रही थी किसकी, फ्रिक्शन की। एक बार फिर से समझा दो ओवरऑल, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा कि एक ब्लॉक के ऊपर 2 ब्लॉक होगा, एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है, 2 ब्लॉक होंगे, फोर्स ऊपर वाले पर लगा है, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, तैयार करो दिमाग में, बस बैठाओ, कॉन्सेप्ट बैठाओ दिमाग में, नीचे फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस स्मूथ है, क्या हुआ, ब्लॉक फोर्स लगा है किस पर, नीचे वाले पर, तो देखोगे कि नीचे वाले पर जो फोर्स लगा हुआ है वह नीचे वाले को अधिकतम कितना एक्सेलरेशन दे सकता है। चेक कर लिया, ए का मान निकाल दिया तुरंत फटाफट, नीचे फ्रिक्शन है नहीं, निकाल दिया, नीचे वाले का एक्सेलरेशन आ गया। नीचे वाला ब्लॉक जो ग्राउंड के संपर्क में है वह किसमें है, इनर्शिया में, वो किसमें, इनर्शिया में, किसमें है वह, इनर्शिया में। तो जब है वह इनर्शिया में, तो इसके उसके ऊपर, उसके अंदर, उसके अगल बगल संपर्क में कहीं भी रखी हुई वस्तु किस में आती, नॉन इनर्शिया में। और नॉन इनर्शिया यानी ऊपर वाला ब्लॉक बी वाला किस में आ गया है, नॉन इनर्शिया में। तो नॉन इनर्शिया में आने वाली वस्तु वही एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में प्राप्त कर लेती है, तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या हो गया, वही एक्सीलरेशन अपोजिट दिशा में पा गया, विपरीत दिशा में पा गया।
और जब वह एक्सेलरेशन पा गया, मास उसके पास था ही, एक्सेलरेशन पा गया, उस पर फोर्स लग गया। वह फोर्स लगाए नहीं हो, वह फोर्स बाहर से किसी एनर्जी दे करके नहीं प्राप्त हुआ है, वह फोर्स ऑटोमेटिकली वो अपने आप उत्पन्न हो गया है। वो जो ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो गया है, यानी कि जो फॉल्स है, झूठा फोर्स है, फॉल्स फोर्स है, सीडो फोर्स कहते हैं उसको। तो सीडो फोर्स क्या कर रहा है, ब्लॉक को पीछे सरकाएगा। तो लेकिन अब दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन था, तो अब जब वो सरकाएगा ऊपर पीछे, तो यह फ्रिक्शन उसका विरोध करेगा। तो यदि वो सरकाने वाला फोर्स यानी कि सीडो फोर्स ज़्यादा हुआ, तब तो बॉडी ऊपर वाला ब्लॉक सरक जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, और नहीं तो वह उसी के ऊपर बना रहेगा। और जब वो उसी के ऊपर बना रहेगा, उसी के ऊपर जब बना रहेगा, तो उसके साथ एक साथ चलेगा। तो दोनों एक ऊपर एक ऐसे रहेंगे। और जब दोनों एक साथ चलेगा, तब ऐसे मोशन को बोलते हैं कंपोजिट एक्सीलरेशन, कॉमन एक्सीलरेशन, कंपोजिट मोशन, यानी दोनों एक साथ बने रहेंगे, एक में रहेंगे, एक साथ बने रहेंगे। क्लियर? तो यदि कंपोजिट का केस होगा, तो अभी बताया हूँ निकालने का तरीका। कंपोजिट का केस होगा तो फिर से जाओगे, कहोगे कि ऊपर वाला स्लाइड नहीं कर रहा है, इसलिए मोशन कंपोजिट है, इसलिए एक्सीलरेशन को कॉमन एक्सीलरेशन कहोगे, उभयनिष्ठ त्वरण कॉमन एक्सीलरेशन कहोगे। और कहोगे कि कॉमन एक्सीलरेशन बराबर जो फोर्स हमने लगाया था मेन बॉडी पर, वह फोर्स बटा दोनों का मास कह दोगे, तो कॉमन एक्सीलरेशन निकल जाएगा। यदि ऐसा हुआ कि बॉडी जो एफएल निकाले तुम, एफएल ऊपर वाले का और सीडो दोनों बराबर आ गए, दोनों बराबर आ गए, लगाया यानी कि सीडो ऊपर वाले का, बात हो रही सीडो दोनों ब्लॉक के बीच में, तो अब वहाँ पर फ्रिक्शन एफएल यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और सीडो दोनों बराबर हो गए। तो ऊपर वाला ब्लॉक हिलेगा डुलेगा लेकिन गिरेगा नहीं, तो अभी उसी के ऊपर बना रहेगा। तब भी क्या होगा, तब ऊपर वाला ब्लॉक का अलग से एक्सीलरेशन निकलेगा। तब भी क्या निकालोगे, कंपोजिट मोशन कॉमन एक्सीलरेशन, यानी दो अवस्थाओं में कॉमन एक्सीलरेशन निकलेगा। और तीसरी अवस्था कौन सी हुई कि सीडो फोर्स ज़्यादा हो गया लिमिटिंग से, तो ऊपर ब्लॉक स्लाइड कर गया। जब स्लाइड कर गया तब क्या कहोगे, ऊपर वाले का एक्सीलरेशन निकालोगे। अब ऊपर वाला ब्लॉक तो नीचे वाले के ब्लॉक पर से ऊपर से स्लाइड कर गया, गिर गया है, तो नीचे वाला अकेला रह गया है। अब फोर्स जो लगाए थे वही नीचे वाले पे ही लगा हुआ था, तो नीचे वाले पर अभी भी उतना ही फोर्स लगा हुआ है तुम्हारा। और नीचे वाले का मैक्सिमम पे तो वैल्यू निकाले थे, तो उसका अभी वही रह गया जो हम लोग का 8 आया था, तो वह 8 ही रह गया। ठीक, तो नीचे वाले का एक्सीलरेशन हो गया मैक्सिमम 8, और ऊपर वाले का एक्सीलरेशन निकालोगे तो कहोगे ऊपर वाले का एक्सीलरेशन बाबा कितना हुआ, सीडो फोर्स माइनस एफ के, यानी कि स्मॉल एफ माइनस एफ के बटा एम, ऊपर वाले का मास, उसको निकालोगे। हम लोग वैल्यू पुट किए हैं, हम लोग का मान आया है 6। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो फिलहाल यहाँ तक आप तैयार कर लोगे अभी। ठीक, सारे मेजर क्वेश्चंस, ज़बरदस्त क्वेश्चंस, इंक्लाइन प्लेन क्वेश्चन, रोलिंग, इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग का ना बाइसिकल का आगे पीछे जो पहियों पर लगने वाला फ्रिक्शन, रोलिंग में डिस्क कोई रोल करिए इंक्लाइन प्लेन पर, उसका फ्रिक्शन कहाँ होगा, किधर होगा। तो कम से कम बेटा अभी इस फ्रिक्शन में 10 एपिसोड आएंगे। ठीक, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम में हो जाए ना, कोशिश करेंगे, लेकिन कोई पार्ट छोड़ तो नहीं सकते ना हम लोग। तो अभी स्टेप बाय स्टेप। तो अब ये दूसरा एपिसोड था, फ्रिक्शन का पार्ट 2 था। अब इंतजार करो, यहाँ तक पढ़ने के बाद में इंतजार करना फ्रिक्शन पार्ट 3 का। और सिस्टमेटिक, अब पहला हो गया, तो अब देखो साथ ही मेरे तैयार करते रहो। फर्स्ट हो गया पूरा तैयार, सेकंड हो गया, आज ही पूरा तैयार कर लिए होंगे, इसको रिवाइज कर लो, तैयार कर लो, इतना तैयार कर लो। थर्ड भी आएगा तुरंत थर्ड, फोर्थ आएगा तुरंत फोर्थ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा एपिसोड ना। टफ होता जाएगा, टफ होता जाएगा, टफ होता जाएगा, टफ होता जाएगा, और कहाँ तक, अंत में IIT एडवांस तक, यानी कि नीट का जो मैक्सिमम टफ क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब। क्लियर? अभी फ्रिक्शन अभी कांस्टेंट है 0.4, अभी आगे एपिसोड में आएगा तो फ्रिक्शन टाइम का फंक्शन बन जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन टाइम के साथ फ्रिक्शन वेरी कर रहा होगा। अभी फ्रिक्शन कोफिशिएंट एक्स डिस्टेंस का फंक्शन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अब ये सब आगे है ना, अभी पहले वो नहीं बताए ना। तो ये होता है बेटा कि आपके दिमाग में कैसे बैठाना है मुझे पता है। ओके, फिजिक्स तो सिखा के रहूँगा, भूलना चाहोगे तब भी नहीं भूल पाओगे आप भूलना चाहोगे ना तब भी तुमको नहीं भूलेगा। हाँ, बस मन से देखो, वीडियो अच्छी तरह से देखो, नोट्स बनाओ, तैयार करो। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, फ्रिक्शन पार्ट 3। ओके, बेस्ट ऑफ लक।